नमस्कार। आज हम बैंकिंग की दुनिया के दो बहुत बड़े नामों पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। हाँ बिल्कुल। ये दोनों ही बैंक हमेशा चर्चा में रहते हैं। हमारे पास इनके हाल के यानी दूसरी तिमाही FY26 के नतीजे हैं, अक्टूबर 2025 वाले, और साथ में कुछ बाजार विश्लेषण रिपोर्ट्स भी हैं। सही। तो इरादा यही है कि इन सबको मिलाकर देखें कि भाई आज की तारीख में कौन सा बैंक कहाँ खड़ा है, किसके सामने क्या मौके हैं, क्या मुश्किलें हैं और आगे क्या लग रहा है। हाँ, और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रणनीति और प्रदर्शन की कहानी ज्यादा है। और कहानी मजेदार इसलिए है क्योंकि देखिए, एक तरफ एचडीएफसी बैंक है, साइज में, मार्केट कैप में वो देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। तो दूसरी तरफ है आईसीआईसीआई बैंक, जो प्रॉफिटेबिलिटी के मतलब मुनाफा कमाने के कुछ जरूरी पैमानों पर रिपोर्ट्स के हिसाब से एचडीएफसी से आगे निकल रहा है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इन स्रोतों में क्या है, कौन कहाँ बीस पढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं मौजूदा स्थिति से। और यहाँ जैसा मैंने कहा, साइज के मामले में तो एचडीएफसी बैंक का दबदबा साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल। आकार के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी बैंक बहुत बड़ा है। आंकड़े देखें तो मार्केट कैप लगभग 15.5 लाख करोड़ ओहो। और आईसीआईसीआई बैंक का 10.26 लाख करोड़, मतलब काफी बड़ा अंतर है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह टोटल डिपॉजिट्स में एचडीएफसी बैंक 28 लाख करोड़ पर है, आईसीआईसीआई बैंक 16.13 लाख करोड़ पर। यानी डिपॉजिट बेस भी लगभग डबल है एचडीएफसी का। करीब करीब। और जाहिर है बैलेंस शीट का साइज भी फिर उसी अनुपात में एचडीएफसी का काफी बड़ा है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है ना? ग्लोबल लेवल पर भी इनकी रैंकिंग है। हाँ है। मार्केट कैप के हिसाब से एचडीएफसी दुनिया का 13वां सबसे बड़ा बैंक बताया जाता है। 13वां? अच्छा। और आईसीआईसीआई बैंक 19वें नंबर पर है। तो ग्लोबल लेवल पर भी एचडीएफसी की पहचान बड़ी है। और ब्रांच नेटवर्क, मतलब फिजिकल पहुंच किसकी ज्यादा है? उसमें भी एचडीएफसी थोड़ा से आगे है। उनकी करीब 7,869 शाखाएं हैं और आईसीआईसीआई की 7,246। तो ये आंकड़े क्या दिखाते हैं? एचडीएफसी का स्केल, उसकी पहुंच, मार्केट में उसकी कितनी गहरी पकड़ है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, कहानी का सिर्फ ये एक पहलू है। हाँ, क्योंकि बड़ा होना ही सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल। उस साइज को आप कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना मुनाफा कमा रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहीं पर आईसीआईसीआई बैंक की बात दिलचस्प हो जाती है। सही। तो आते हैं अब उस मुद्दे पर जो शायद निवेशकों के लिए ज्यादा मायने रखता है, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मुनाफा कमाने की क्षमता। यहाँ कौन बाजी मार रहा है? देखिए, जब हम परफॉर्मेंस के जो मेन फाइनेंशियल मीटर्स होते हैं उनको देखते हैं तो विश्लेषण यही बताते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक कई जरूरी एरिया में एचडीएफसी बैंक से बेहतर कर रहा है। अच्छा, कौन से हैं ये एरिया और कितना फर्क है? सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, यानी आरओई। ये बताता है कि बैंक शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमा रहा है। हाँ, ये तो शेयर होल्डर्स के लिए बहुत जरूरी मीट्रिक है। बिल्कुल। तो यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का आरओई 17.4% बताया गया है। 17.4%, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक का 14.4%। ओह, तो ये तो करीब 3% पॉइंट्स का सीधा फर्क है। ये मामूली नहीं है। नहीं, ये काफी अहम फर्क है। और ये कोई एक दो तिमाही की बात नहीं है। आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि आईसीआईसीआई ने पिछले कुछ सालों में लगातार इसमें सुधार किया है। अच्छा। उनका आरओई 2020 में करीब 10% हुआ करता था, जो अब बढ़ते बढ़ते 17% के पार है। तो ये कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। हाँ, ये उनकी बदली हुई रणनीति, लोन बुक की सफाई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस, इन सब का नतीजा लगता है। दूसरी तरफ एचडीएफसी का आरओई जो पहले अच्छा था, मतलब 2023 में 18% के करीब था, वो विलय के बाद दबाव में आया। हाँ, वो मर्जर वाला इम्पैक्ट। हाँ, 2024 में गिरकर 11.56% तक भी गया था। हालांकि अब थोड़ा सुधरा है 14.4% पर। तो ये गिरावट साफ तौर पर वो एचडीएफसी लिमिटेड वाले मर्जर से जुड़ी है, इस पर हम आगे बात करेंगे। आरओई के अलावा और क्या है? दूसरा है रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओए। ये बताता है कि बैंक अपनी कुल संपत्ति, मतलब टोटल एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना कमा रहा है। इसमें भी आईसीआईसीआई बैंक आगे है। उसका आरओए 2.52% है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 1.93%। यहाँ भी फर्क साफ है। हाँ, मार्च 2025 के आंकड़े भी यही ट्रेंड दिखा रहे थे। इसका मतलब है कि आईसीआईसीआई अपनी संपत्ति से ज्यादा कमाई निकाल पा रहा है। और बैंकों के लिए सबसे जरूरी माना जाने वाला नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम, उसका क्या हाल है? निम
यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। यस। ये तो बैंक के कोर बिजनेस मतलब उधार देना और डिपॉजिट लेना, इससे कितना कमा रहा है उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है। हाँ बिल्कुल। यहाँ फर्क और भी बड़ा है। अच्छा। आईसीआईसीआई बैंक का निम है 4.30%, 4.30%। और एचडीएफसी बैंक का 3.27%। अरे बाप रे, ये तो 103 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1.03% का सीधा फर्क है। हाँ बिल्कुल, 103 बेसिस पॉइंट्स। इसका सीधा मतलब है कि आईसीआईसी अपने लेंडिंग बिजनेस से हर रुपए पर एचडीएफसी के मुकाबले काफी ज्यादा कमा रहा है। ये सीधे सीधे बैंक की कोर प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। ये 103 बेसिस पॉइंट्स का अंतर तो वाकई बहुत मायने रखता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के मेन पैमानों पर तो आईसीआईसीआई साफ तौर पर आगे दिख रहा है, लेकिन ग्रोथ का क्या मतलब आगे बढ़ने की रफ्तार? अभी जो तिमाही नतीजे आए उसमें एचडीएफसी ने 10.8% प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई, जो आईसीआईसी के 5.2% से तो ज्यादा है। पहली नजर में तो एचडीएफसी तेज लग रहा है। हाँ, ये आंकड़ा जरूर पहली नजर में एचडीएफसी के फेवर में जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर देखने की जरूरत है। अच्छा, क्या है इसमें? विश्लेषण ये बताते हैं कि एचडीएफसी की जो 10.8% की प्रॉफिट ग्रोथ है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 9,128 करोड़ एक वन टाइम गेन है। वन टाइम मतलब ये पैसा उन्हें एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिला है। ये बैंक के रोज के ऑपरेशन से हुई कमाई नहीं है। अच्छा, तो ये हर तिमाही नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वन ऑफ है। तो अगर हम इस वन ऑफ गेन को हटा दें तो कोर ऑपरेशनल ग्रोथ कैसी दिखती है? अगर हम उसे हटाकर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का जो कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब उनके मुख्य काम से जो मुनाफा हुआ, वो साल दर साल 6.5% बढ़ा है। ये ग्रोथ ज्यादा सस्टेनेबल मानी जाती है क्योंकि ये बैंक के डे टू डे बिजनेस से आ रही है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और लोन ग्रोथ का क्या? बैंकों के भविष्य के लिए वो बहुत जरूरी होती है, उसमें कौन आगे है? लोन ग्रोथ यानी एडवांसेस ग्रोथ के मामले में भी आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा आगे है। Q2 FY26 में आईसीआईसीआई की लोन बुक 10.6% बढ़ी है साल दर साल। और एचडीएफसी की? एचडीएफसी बैंक की 9.9% बढ़ी है। तो यहाँ भी आईसीआईसीआई थोड़ा तेज है। हाँ, और खास तौर पर एसएमई और बिजनेस बैंकिंग जैसे सेगमेंट्स में आईसीआईसीआई की ग्रोथ बहुत मजबूत है, करीब 24.8% साल दर साल। ये दिखाता है कि वो इन जरूरी सेगमेंट्स में मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी मीटर्स और कोर ग्रोथ मोमेंटम में भी आंकड़े आईसीआईसीआई बैंक को फिलहाल एचडीएफसी पर एक बढ़त दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका हमने पहले जिक्र किया था, एचडीएफसी बैंक की चुनौतियां। वो जो जुलाई 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ, ऐसा लगता है वो अपने पीछे कुछ मुश्किलें छोड़ गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो मर्जर बहुत बड़ा था, इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री के सबसे बड़े मर्जर में से एक। और इतने बड़े स्केल पर जब दो संस्थाएं मिलती हैं तो चुनौतियां तो आती ही हैं। हाँ, स्वाभाविक है। रिपोर्टें यही बता रही हैं कि एचडीएफसी बैंक मुख्य रूप से 2-3 बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, यानी सीडी रेशियो का मुद्दा। सीडी रेशियो ये क्या होता है और ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सीडी रेशियो ये मापता है कि बैंक ने अपनी जमा रकम यानी डिपॉजिट्स के मुकाबले कितना कर्ज क्रेडिट दिया हुआ है। ये बैंक की लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट का एक अहम इंडिकेटर है। अच्छा। मर्जर के बाद क्या हुआ कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो बहुत बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो था, वो एचडीएफसी बैंक की बुक्स में आ गया। इससे बैंक का सीडी रेशियो अचानक उछलकर 110% पर पहुंच गया। 110%? मतलब डिपॉजिट से ज्यादा कर्ज दे दिया? हाँ, मतलब बैंक ने जितनी जमा रकम जुटाई थी उससे 10% ज्यादा कर्ज बांटा हुआ था। ये रेगुलेटर्स और मार्केट दोनों के लिए चिंता की बात थी। ये दिखाता था कि बैंक लोन देने के लिए डिपॉजिट पर कम और होलसेल बोरोइंग मतलब महंगी उधारी पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। 110% तो सच में बहुत ऊंचा लेवल है। तो बैंक ने इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए? बैंक मैनेजमेंट ने इसे टॉप प्रायोरिटी पर लिया और तेजी से काम किया। जो ताज़ा आंकड़े हैं Q2 FY26 के, उनके हिसाब से उन्होंने सीडी रेशो को घटाकर करीब 96% पर ला दिया है। ओ, ये तो काफी बड़ी गिरावट है, 110% से 96%। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी है। और वो कीमत क्या थी? कीमत थी लोन ग्रोथ की रफ्तार का धीमा होना। अच्छा। सीडी रेशो को नीचे लाने के चक्कर में बैंक को जानबूझकर नए लोन देने की स्पीड कम करनी पड़ी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि FY25 में उनकी लोन ग्रोथ सिर्फ 5.4% रही। सिर्फ 5.4%, जबकि मर्जर से पहले वो 15-17% की ग्रोथ दिखा रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी गिरावट थी ग्रोथ में,
और इसका असर सिर्फ एचडीएफसी पर नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ पर भी पड़ा था। और इसके मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक का सीडी रेशियो कितना है? आईसीआईसीआई का सीडी रेशो काफी आरामदायक, करीब 87% के लेवल पर है। ये एक हेल्दी लेवल माना जाता है। तो उनके पास लोन बढ़ाने की गुंजाइश ज्यादा है। बिल्कुल, बिना ज्यादा रिस्क लिए। सीडी रेशियो के अलावा मर्जर का असर एनआईएम पर भी पड़ा है, जैसा आपने पहले बताया था। हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है। मर्जर के साथ एचडीएफसी लिमिटेड की जो महंगी देनदारियां थीं, हाई कॉस्ट बोरोइंग्स, वो भी एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट पर आ गई। इससे बैंक की फंड जुटाने की एवरेज कॉस्ट बढ़ गई और उसका सीधा असर एनआईएम पर पड़ा, जो गिरकर 3.27% रह गया। और कासा रेशियो का क्या हुआ? वो तो सस्ता फंड होता है बैंकों के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट। कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो, जो बैंकों के लिए सस्ते फंड का सबसे बड़ा सोर्स है, वो मर्जर से पहले एचडीएफसी का करीब 48% था, जो बहुत शानदार था। हाँ, 48% तो बहुत अच्छा है। वो अब गिरकर 33.9% रह गया है। अरे, 48% से 33.9%, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है कासा में। हाँ, बहुत बड़ी। और इसका सीधा मतलब है कि बैंक को अब डिपॉजिट जुटाने के लिए ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, जिससे मार्जिन पर लगातार दबाव बना हुआ है। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पे? कब तक सुधरेगा ये? मैनेजमेंट का भी यही मानना है कि निम पर दबाव अभी कुछ समय और रहेगा। उनका अनुमान है कि धीरे धीरे सुधार होगा और FY27 तक ये शायद 3.66% के लेवल तक पहुंच पाए। मतलब ये एक धीमी रिकवरी होगी। तो सीडी रेशियो ठीक करना है, मार्जिन पर प्रेशर है, इन सब का असर ग्रोथ प्लान्स पर भी पड़ रहा होगा। बिल्कुल, यही तीसरी चुनौती है, ग्रोथ की बाधाएं। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि इस साल यानी FY26 में उनकी लोन ग्रोथ इंडस्ट्री एवरेज के बराबर ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, सिर्फ इंडस्ट्री एवरेज? हाँ, वो इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ की उम्मीद FY27 से ही कर रहे हैं। एक तरह से ये बैंक ने एक स्ट्रेटेजिक पॉज लिया है। मतलब पहले घर ठीक कर लें, फिर रेस में दौड़ेंगे? कुछ ऐसा ही। पहले विलय की ये जो दिक्कतें हैं, इनको सुलझा लें, बैलेंस शीट को मजबूत कर लें, ताकि आगे की तेज ग्रोथ के लिए एक सॉलिड बेस तैयार हो जाए। तो अब तक हमने देखा HDFC साइज में किंग है, ICICI ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आगे है और HDFC मर्जर की मुश्किलों से निपट रहा है। ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल, फ्यूचर में कौन चमकेगा? क्या संकेत मिल रहे हैं विश्लेषण से? हाँ, ये सबसे दिलचस्प सवाल है और यहाँ विश्लेषण एक मिक्स्ड पिक्चर दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहानी दो हिस्सों में है, नियर टर्म और लॉन्ग टर्म। अच्छा, नियर टर्म और लॉन्ग टर्म। तो पहले नियर टर्म की बात करते हैं, मतलब अगले 12-18 महीने। इसमें कौन बेहतर लग रहा है? रिपोर्टों के हिसाब से अगले 12 से 18 महीनों के लिए आईसीआईसीआई बैंक की पोजीशन थोड़ी बेहतर नजर आती है। ऐसा क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? कई कारण हैं। पहला और शायद सबसे अहम है वैल्यूएशन, यानी शेयर का भाव। फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक का शेयर एचडीएफसी बैंक के मुकाबले सस्ता दिख रहा है। अगर हम पीई रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग्स, तो आईसीआईसीआई का करीब 19.3 है, जबकि एचडीएफसी का 21.3। तो आईसीआईसीआई सस्ता है पीई के हिसाब से। हाँ, और एनालिस्ट जो टारगेट प्राइस दे रहे हैं, वो भी आईसीआईसीआई के शेयर में ज्यादा अपसाइड, मतलब करीब 24% बढ़त की गुंजाइश दिखा रहे हैं, जबकि एचडीएफसी के लिए ये करीब 21% है। तो निवेशकों को ये ज्यादा आकर्षक लग सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन एक पॉइंट हुआ। और दूसरा है एसेट क्वालिटी। देखिए, एचडीएफसी का ग्रॉस एनपीए रेशियो 1.24%, आईसीआईसीआई 1.58% से कम है, जो अच्छी बात है। हाँ, ये एचडीएफसी के लिए प्लस है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आईसीआईसीआई बैंक की एसेट क्वालिटी में जो सुधार की रफ्तार रही है पिछले कुछ सालों में, वो ज्यादा तेज रही है। उन्होंने अपनी बैलेंस शीट साफ करने में काफी काम किया है और नेट एनपीए तो दोनों के लगभग बराबर ही हैं, बहुत कम लेवल पर। अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड आईसीआईसीआई में ज्यादा मजबूत रहा। और तीसरा कारण? तीसरा है ऑपरेशनल क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी। जैसा हमने कहा, आईसीआईसीआई बैंक अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुका है। अब वो एक स्टेबल, अच्छी तरह चलने वाली मशीन की तरह परफॉर्म कर रहा है। रणनीति साफ है, नतीजे लगातार अच्छे आ रहे हैं। जबकि एचडीएफसी बैंक अभी भी वो मर्जर के बाद वाली इंटीग्रेशन प्रोसेस में है, उसमें अभी भी थोड़ी अनिश्चितता है। और डिजिटल में भी तो आईसीआईसीआई काफी आगे माना जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये चौथा पॉइंट है। आईसीआईसीआई ने डिजिटल बैंकिंग में बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। उनका iMobile पे ऐप, उनके इंस्टेंट लोन प्रोडक्ट्स, एआई का इस्तेमाल। हाँ, वो काफी इनोवेटिव लगते हैं। हाँ, ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच उन्हें नए युवा ग्राहक जोड़ने और ऑपरेशनल कॉस्ट कम रखने में मदद कर रही है।
तो ये सब देखते हुए नियर टर्म में तो आईसीआईसीआई का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन क्या एचडीएफसी जैसी बड़ी संस्था को लॉन्ग टर्म के लिए हम कमा सकते हैं? क्या ये मर्जर की चुनौतियां हमेशा रहेंगी, या एक बार ये सब ठीक हो गया तो तस्वीर बदल सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है और विश्लेषण यही इशारा कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के खेल में एचडीएफसी बैंक को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। FY27 और उसके बाद एचडीएफसी बैंक एक जबरदस्त वापसी कर सकता है। वापसी? किन वजहों से लगता है कि वो वापसी कर सकते हैं? इसके पीछे भी ठोस कारण है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है मर्जर सिनर्जीज, यानी विलय से मिलने वाले फायदे। अच्छा। एक बार ये इंटीग्रेशन ठीक से हो जाए तो एचडीएफसी बैंक के पास इंडिया का सबसे बड़ा होम लोन पोर्टफोलियो होगा। ये उन्हें क्रॉस सेलिंग का एक जबरदस्त मौका देगा। क्रॉस सेलिंग मतलब वो अपने लाखों होम लोन कस्टमर्स को दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन आसानी से बेच पाएंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। और रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 95% से ज्यादा नए होम लोन ग्राहक बैंक के साथ कासा अकाउंट भी खोल रहे हैं। ओह, तो इससे उनका कासा रेशियो भी सुधरेगा आगे चलकर? हाँ बिल्कुल, भविष्य में इससे कासा सुधरने में मदद मिलेगी। ये तो वाकई गेम चेंजर हो सकता है। और दूसरा कारण क्या है वापसी का? दूसरा है स्केल का फायदा। एचडीएफसी का जो विशाल आकार है, उसकी बैलेंस शीट आईसीआईसीआई से लगभग डबल, उसका बड़ा ब्रांच नेटवर्क, उसकी ब्रांड वैल्यू, ये सब लॉन्ग टर्म में उसे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगे। हाँ, साइज मैटर्स। बिल्कुल। वो कॉस्ट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मार्केट में अपनी शर्तें तय कर सकते हैं। और मैनेजमेंट की आगे की रणनीति, वो भी तो अहम होगी। बहुत अहम। मैनेजमेंट ने साफ कहा है कि FY27 से वो लोन ग्रोथ की रफ्तार फिर से तेज करना चाहते हैं। जैसा उन्होंने कहा, सीडी रेशो कंट्रोल करने के लिए कुछ समय उन्होंने डिफेंसिव खेला, सिंगल्स लिए, लेकिन अब वो अटैकिंग मोड, बाउंड्री लगाने में आने को तैयार हो रहे हैं। एक बार बैलेंस शीट स्टेबल हो जाए तो वो पूरी ताकत से मार्केट में उतर सकते हैं। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं एचडीएफसी की लॉन्ग टर्म संभावनाओं पर? क्या उन्हें भरोसा है? हाँ, कई बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जैसे जेफरीज वगैरह एचडीएफसी पर बाय रेटिंग बनाए हुए हैं। भले ही नियर टर्म में कुछ चुनौतियां हैं। अच्छा। उनका मानना है कि बैंक का ROE FY27 तक सुधरकर 14% तक जा सकता है। ROA भी 1.6% के आसपास स्टेबल हो सकता है। वो मानते हैं कि बैंक की जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की क्षमता है, मर्जर के बाद के फायदे और मार्जिन में सुधार की उम्मीद, ये सब मिलकर उसके प्रीमियम वैल्यूएशन को लॉन्ग टर्म में जस्टिफाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो अपने प्लान्स को ठीक से लागू करें। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को, इस विश्लेषण को समेटें, तो क्या निचोड़ निकलता है इन दोनों दिग्गजों की तुलना में? निचोड़ कुछ ऐसा है। साइज, डिपॉजिट, पहुंच में लीडर कौन? साफ तौर पर एचडीएफसी बैंक। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, कोर ग्रोथ में फिलहाल कौन आगे? आईसीआईसीआई बैंक। चुनौतियों का सामना कौन कर रहा है? एचडीएफसी बैंक। मर्जर इंटीग्रेशन, सीडी रेशियो, मार्जिन। निकट भविष्य, अगले 12-18 महीने में कौन बेहतर दिख रहा है? आईसीआईसीआई बैंक। वैल्यूएशन, परफॉर्मेंस, क्लैरिटी। लंबी अवधि FY27 और उसके बाद में किसकी वापसी की उम्मीद है? एचडीएफसी बैंक। स्केल, सिनर्जी, स्ट्रैटेजी। हाँ, ये तस्वीर अब काफी साफ लग रही है। अब आखिर में अगर कोई निवेश के नजरिए से इन्हें देख रहा हो तो ये विश्लेषण क्या कहता है? एक को चुने या दोनों में बैलेंस बनाए? देखिए, निवेश का फैसला तो हमेशा पर्सनल होता है। रिस्क कितना ले सकते हैं, कितने समय के लिए निवेश करना है, लक्ष्य क्या है। लेकिन ये विश्लेषण कुछ इशारे जरूर देता है। जैसे जो निवेशक स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं, उनके लिए शायद एचडीएफसी बैंक ज्यादा ठीक लगे। उसकी मार्केट पोजीशन, कम ग्रॉस एनपीए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की उम्मीद, वो एक धीमा पर मजबूत हाथी है। सेफ बेट। हाँ, और जो निवेशक ग्रोथ और वैल्यू दोनों देख रहे हैं, उनके लिए शायद आईसीआईसी बैंक ज्यादा आकर्षक हो। उसका मौजूदा बेहतर परफॉर्मेंस, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मीटर्स, बेहतर वैल्यूएशन और नियर टर्म में कमाई की अच्छी विजिबिलिटी, वो फिलहाल तेज दौड़ता नजर आ रहा है। तो क्या दोनों में पैसा लगाना एक समझदारी हो सकती है, मतलब पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए? हाँ, कई एक्सपर्ट्स और फंड मैनेजर्स यही सलाह देते हैं। दोनों में निवेश करने से रिस्क भी बढ़ जाता है और दोनों की ताकतों का फायदा मिल सकता है। आईसीआईसीआई से नियर टर्म मोमेंटम और एचडीएफसी से लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और रिकवरी की उम्मीद। और बैंकिंग सेक्टर का ओवरऑल माहौल कैसा लग रहा है आगे? वो भी अहम है। रिपोर्ट्स के हिसाब से FY27 भारतीय बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छा हो सकता है। ब्याज दरें कम होने की उम्मीद है, क्रेडिट डिमांड मजबूत है, तो इस अच्छे माहौल का फायदा दोनों ही बड़े बैंकों को मिलना चाहिए। ठीक है,
तो ये था HDFC बैंक बनाम ICICI बैंक पर हमारा आज का विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे ICICI ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त वापसी की है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में आगे निकला है। वहीं HDFC अपने विशाल आकार और मर्जर की चुनौतियों से निपटते हुए लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी कर रहा है। मुकाबला तो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये दोनों बैंक आगे बढ़ रहे हैं, क्या HDFC बैंक मर्जर की दिक्कतों से पूरी तरह उबर कर सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी अपनी पुरानी बादशाहत वापस पालेगा, या फिर ICICI बैंक अपनी मौजूदा रफ्तार और डिजिटल लीडरशिप को बनाए रखते हुए बैंकिंग स्पेस में अपनी लीडरशिप को और मजबूत करेगा? और इस पूरी कहानी में टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन और सबसे जरूरी कस्टमर एक्सपीरियंस कितना बड़ा रोल निभाएंगे, इन सवालों के जवाब तो खैर वक्त ही देगा। और ये देखना बहुत रोमांचक होगा कि ये रेस आगे किस तरफ जाती है।